In order to become a valid contract, an agreement must have the following essential elements. तो अगर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसके अंदर ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी जाके कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो आखिर कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हैं एक बार देख लेते हैं। इसेंशियल एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हम टोटल 10 इसेंशियल एलिमेंट देखेंगे और उन 10 के 10 इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर हमारे पर्टिकुलर चैप्टर हैं। हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यही पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, यानी सेकंड चैप्टर। फिर आएगा हमारा म्यूचुअल कंसेंट, इसके ऊपर भी हमारा चैप्टर है। फिर आएगा हमारा थर्ड पॉइंट लीगल ऑब्लिगेशन, इसके ऊपर भी हमारा स्पेसिफिक चैप्टर है। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक चैप्टर है। इसी तरीके से हमारे सारे इसेंशियल एलिमेंट्स के ऊपर एक एक स्पेसिफिक चैप्टर है, जिसमें हम काफी टाइम लगा के काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ आपको बेसिक मीनिंग बताऊंगा कि आखिर इन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर ज्यादा अच्छे से क्लियर ना हो, आपके मन में डाउट रह जाए, इफ एंड बट रह जाए कुछ, क्या अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम एक एक करके चैप्टर्स को पढ़ेंगे। उसके अंदर हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग आपके जितने भी सवाल आपके माइंड में आते हैं। तो अभी आपको अगर मगर ना करते हुए सिर्फ मैं जितना समझा रहा हूँ उतने पे फोकस रखना है, क्योंकि मुझे पता है लॉ के अंदर कई सारे डाउट जो है दिमाग में आते हैं, कई सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि अगर ऐसा केस हो जाए तो क्या होगा, वैसा केस हो जाए तो क्या होगा। उसके ऊपर आप अभी मत सोचो, जैसे जैसे आगे हम चैप्टर करते जाएंगे आपको सब क्लियरिटी मिलती जाएगी। तो पहला पॉइंट है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की अगर बात करें तो एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, तभी जाकर हमारा एग्रीमेंट बनके तैयार होता है। तो जो पार्टी ऑफर देती है उसको हम बोलते हैं ऑफरर, या आप उसको बोल सकते हैं प्रॉमिसर, और जो पार्टी एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं हम प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। इन एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। तो जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, एग्रीमेंट बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट बनने की शुरुआत करने के लिए होता है हमारे पास ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। दूसरी बात आती है म्यूचुअल कंसेंट। अब ये क्या होता है? द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट हैव द म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज दे मस्ट बी एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस मींस दैट देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइटम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब देखो मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है दोनों ही पार्टीज सेम थिंग के ऊपर एग्री होने चाहिए, सेम सेंस में। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो दोस्त हैं, एक राम है दूसरा मोहन है। राम के पास जो है दो कार है, एक लाल वाली सफेद वाली। अब लाल वाली जो कार है वो पुरानी है और जो सफेद वाली कार है वो नई है। राम जो है ऑफर देता है मोहन को कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूँ 50,000 में, क्या तुम खरीदना चाहते हो? मोहन जो है राम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी कार 50,000 में खरीदने को तैयार हूँ। अब राम के पास दो कार है। राम सोच रहा है कि मैं अपनी जो लाल वाली पुरानी कार है उसको बेच दूंगा, जबकि मोहन सोच रहा है कि राम जो है मुझे 50,000 में अपनी सफेद वाली नई कार देने को तैयार है। तो अब यहाँ पर दोनों ही जो है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ही दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, यानी दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स तो है ही नहीं। दोनों सेम थिंग सेम सेंस में तो सोच ही नहीं रहे। दोनों के एग्रीमेंट का जो बेस है, जो उनके माइंड में चल रहा है, वो अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो अगर आपके माइंड में ऐसा क्लियरिटी नहीं है, अलग अलग बातें चल रही हैं, तो आपका कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आपको अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको सेम थिंग सेम सेंस में सोचना होगा। अब लैटिन लैंग्वेज में सेम थिंग इन द सेम सेंस को हम क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड आइटम। अब आप कंसेंसस एड आइटम बोलोगे तो उसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब हो गया वही सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका एग्जांपल एक और देख लेते हैं। A owned two horses, one black and other white. He offers to sell one horse to B. While making the offer, A had black horse in mind, but B accepted the offer thinking that it was made for white horse. In this case, no agreement comes into existence as there is no consensus ad addendum. A के पास दो घोड़े थे, एक काला और एक सफेद। A ने ऑफर किया था B को कि मैं तुम्हें अपना एक घोड़ा बेचना चाहता हूँ, और ऑफर देते समय ए के दिमाग में था कि वो अपना काला घोड़ा बेचेगा, जबकि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था और ऑफर एक्सेप्ट करते समय बी के दिमाग में था कि ए मुझे जो है अपना सफेद घोड़ा बेचने को तैयार है। तो यहां पर कंफ्यूजन फिर क्रिएट हुई, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है, तो यहां पर कोई भी एग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। लीगल ऑब्लिगेशन, एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आपको पता है लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है। एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, दैट इज एन ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ।
तो जो ऑब्लिगेशन है वो एनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ के द्वारा। इफ द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। एन ऑब्लिगेशन विच गिव राइज टू अ मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है और वो ऑब्लिगेशन मोरल और सोशल ऑब्लिगेशन है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया था सोशल एग्रीमेंट के अंदर कभी भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती, कभी भी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। उसी तरीके से अगर आपकी कोई मॉरल ड्यूटीज हैं तो मॉरल एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। एक्स इनवाइटेड वाई टू अ डिनर एंड वाई एक्सेप्टेड द इनविटेशन, इट इज ओनली अ सोशल एग्रीमेंट एंड कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक्स ने इनवाइट करा वाई को डिनर के लिए, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। अब कल को एक्स खाना नहीं बनाता या फिर वाई जो है खाना खाने नहीं पहुंचता तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों के बीच कभी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ ही नहीं था। ये एक सोशल एग्रीमेंट था और सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज नॉट फ्री देन नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो पार्टीज होती हैं, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। आप किसी को मार पीट कर जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। अगर आप जोर जबरदस्ती से किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माने जाते हैं। लॉ के नजर में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। तो पार्टीज की कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी होता है। बता रखा है कि कब कब हम फ्री कंसेंट नहीं मानेंगे। द कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। कंसेंट फ्री कब कब नहीं मानी जाती? जब कोरिजन हो। कोरिजन मतलब क्या होता है? मारपीट से किसी को डरा धमकाकर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है, तो ऐसे केस में उस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप किसी पे भरोसा करते हो बहुत ज्यादा और दूसरे ने आपके उस भरोसे का फायदा उठाया, आपसे गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर था और उसने उस बात का फायदा उठाया, तो अगर ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। अगली चीज आती है फ्रॉड। किसी ने फ्रॉड करके आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, ये भी फ्री कंसेंट नहीं होता। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। गलती से फैक्ट गलत हो गए, गलत रिप्रेजेंट हो गए, फैक्ट ही गलत, दो पार्टीज के सामने गलत फैक्ट रख दिए गए, फैक्ट ही क्लियर नहीं है, फैक्ट ही करेक्ट नहीं है, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट भी गलत होगा। तो उस केस में दोनों ही पार्टीज की कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता। एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर गलती से फैक्ट में मिस्टेक हो जाए, एक है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है, लेकिन मिस्टेक जो है हमेशा गलती से होती है। तो अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है और उस केस में कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी। तो आपको समझ में आ गया, 5 केस होते हैं जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट को फ्री नहीं मानते। कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इन पांचों ही टॉपिक्स के ऊपर, या मैं कहूं फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज के ऊपर, हमारा पूरा एक चैप्टर है। एक एक करके हम बहुत डिटेल में इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसके ऊपर हमें बहुत टाइम लगाकर बहुत गहराई में इसकी स्टडी करनी है। तो अभी आप सिर्फ बेसिक आइडिया लो इन चीजों का। एग्जाम्पल है इसका, ए थ्रेटन टू शूट बी सन अनलेस बी साइन अ प्रॉमिसरी नोट ऑफ ₹5 लाख इन फेवर ऑफ ए। तो ए ने धमकाया बी को कि वो बी के सन को गोली मार देगा अगर बी ने प्रॉमिसरी नोट पर साइन नहीं किया इन फेवर ऑफ ए। तो यहां पर बी साइन द प्रॉमिसरी नोट अंडर द थ्रेट, तो बी ने डर के मारे साइन कर दिया। इन दिस केस द प्रॉमिसरी नोट इज नॉट वैलिड एज बी कंसेंट इज नॉट फ्री बीइंग ऑब्टेन्ड अंडर प्रेशर। तो यहां पर बी की जो कंसेंट है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, बी की कंसेंट फ्री नहीं है। आपने कोरिजन का इस्तेमाल करा और डरा धमकाकर बी से उसकी कंसेंट ली है, तो यहां पर जो कंसेंट मानी जाएगी वो फ्री नहीं मानी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो क्लियर हो गया आपको? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कह रखा है कि ये लोग जो है कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो कौन कौन से लोग हैं एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही। तो सेक्शन 11 कहता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि हर पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी हर पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर ये 3 कंडीशन पूरी हैं। और 3 कंडीशन क्या है? इफ ही इज द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब अगर कोई पर्सन मेजर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है कि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई 18 साल से कम का है तो वो माइनर है और माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं माना जाता। सेकंड पॉइंट क्या है? इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब वो पूरे होश में है, उसको पूरा होश है, उसका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, वो साउंड माइंड है। यानी अनसाउंड माइंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है।
अनसाउंड माइंड कौन होता है? आप पागल कह सकते हो या फिर जो है इंटॉक्सिकेटेड लोग कह सकते हो, जो लोग जो है ड्रग्स करते रहते हैं, बार बार शराब पीते रहते हैं, तो वो इंटॉक्सिकेटेड माइंड के लोग होते हैं, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता। तीसरा कौन है? इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो डिस्क्वालीफाई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी भी लॉ में। अब कौन डिस्क्वालीफाई होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो दो कंट्रीज के बीच आपस में लड़ाई चल रही है, कल को इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है, तो वहां पर जो पाकिस्तान होगा वो हमारी एनिमी कंट्री हो जाएगी। वॉर के टाइम पर जिस कंट्री से लड़ाई चल रही होती है वो कंट्री दूसरी कंट्री की एनिमी कंट्री हो जाती है, तो उसको लॉ कहता है ये एलियन एनिमी कंट्री है। और अगर आप किसी एलियन एनिमी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कंट्री जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया हमने, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी कई एग्जांपल हैं, हम जब पढ़ेंगे अपना चैप्टर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पर देखेंगे। तो अगर कोई पर्सन ये तीनों कंडीशन पूरी करता है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। और कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? एक माइनर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनसाउंड माइंड पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और ऐसा पर्सन जिसको डिस्क्वालीफाई कराया लॉ ने वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल देख लेते हैं। X, a minor borrowed 5,000 from Y and agreed to repay it within 2 months. It is not a valid contract as X is not competent to contract. तो X एक माइनर है, X ने Y से उधार लिया 5,000 रुपए का और बोला मैं 2 महीने में चुका दूंगा। बाद में X मुकर गया, बोला मैं नहीं चुकाता। कौन सा उधार, कहां का उधार, मैंने तो कुछ लिया नहीं तेरे से। तो Y जो है X से रिकवर भी नहीं कर सकता, वो किसी से कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि X जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। Y की गलती है, Y ने X से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? एक्स का क्या जाता है, एक्स तो कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। आपकी गलती है, आपने किसी माइनर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? आपको पता होना चाहिए माइनर जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो आप एक्शन किसके ऊपर लोगे, किस बेस पर एक्शन लोगे? तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते उनके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आपको कुछ के बदले कुछ मिलना चाहिए। यानी दोनों पार्टी जब अपने एग्रीमेंट को परफॉर्म करती हैं, दोनों पार्टी जब अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती हैं, तो दोनों को अपने ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब वो जो कुछ ना कुछ मिलता है वो आपको कैश में मिले, काइंड में मिले, कैसे भी मिले, वो आपकी आपस की डील है, आप आपस में देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी को कुछ मिल रहा है दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा। तो दोनों ही पार्टीज को कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, समथिंग इन रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। यही बात कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। An agreement is enforceable when each of the parties to give it something and get something in return. समझ में आ गया आपको? The agreement must be supported by lawful consideration. दूसरी बात, आपको कंसिडरेशन तो मिल गया, वो ठीक है, लेकिन आपका जो कंसिडरेशन है, जिस कंसिडरेशन के लिए आपने एग्रीमेंट किया, वो कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए। आप अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। एज पर सेक्शन 23, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और इट इज such as would defeat the provision of law if it is fraudulent or involve injury to a person or the property of another person or courts regard it is immoral opposed to public policy। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। सेक्शन 23 कहता है आपका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, दोनों ही बातें लॉफुल होनी चाहिए। हम कब जो है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मान लेंगे, यानी लॉफुल नहीं मानेंगे, जब आपका जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, यानी लॉ ने आपके कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट के ऊपर रोक लगा रखी है। आप किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। आप ब्लैक मनी में डील करते हो, आप किसी को ड्रग सप्लाई करते हो, किसी के साथ स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपकी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही अनलॉफुल है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो आप अनलॉफुल काम करोगे तो सीधी सीधी बात है आप प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट करोगे। या फिर अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फ्रॉड काम करते हो, तो आपका कंसिडरेशन भी फ्रॉड का होगा और आपका ऑब्जेक्ट भी फ्रॉड होगा, सीधी बात है। या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहां पर आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। आप किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जे में लेने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कोई इमोरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, इस टाइप का आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज हो। तो इस तरीके के कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम। हमारा तो स्पेसिफिक चैप्टर है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नाम का, उसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को। तो अभी आपसे बेसिक आइडिया लो और बेसिक बातों को समझो। एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर भी इसके दो। अ सुपारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनलॉफुल रिकवरी ऑफ मनी और अ स्मगलिंग एग्रीमेंट।
द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। तो अगर कोई ऐसा आप सुपारी देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई स्मगलिंग एग्रीमेंट करते हो, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 किलो ऑफ कोकीन, सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। यहाँ पर जो ए है वो अपना मकान बेचने को तैयार है बी को, तो मकान बेचना खरीदना तो कोई इलीगल नहीं है, लेकिन ए को जो कंसिडरेशन मिल रही है मकान बेचने के बदले वो क्या मिल रही है, ड्रग्स, कोकीन, जो कि एक अनलॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा क्योंकि ये प्रोहिबिट बाय लॉ है। तो यहाँ पर ए को जो कंसिडरेशन मिल रही है घर बेचने के बदले में वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो क्लियर हो गया आपको। 7th पॉइंट देख लेते हैं। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेशली लिस्ट बना रखी है कि अगर आप ये टाइप के एग्रीमेंट करोगे तो आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बोली है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, साफ साफ कह रखा है इस टाइप का एग्रीमेंट तो वॉइड है, इस टाइप का एग्रीमेंट तो माने ही नहीं जाएंगे, फिर भी आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो तो एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड सर्टेन एग्रीमेंट्स टू बी नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ। एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट की लिस्ट बना रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। थ्रेटन टू कमिट मर्डर, अगर आप किसी को थ्रेट करते हो मर्डर के लिए तो वो आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड के अंदर आएगा। मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट, अगर आप किसी की इमेज खराब करने के लिए कोई ऐसा डिफेमेटरी स्टेटमेंट देते हो, किसी की इमेज खराब होती है उसकी वजह से आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, अगर आपके एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो वो भी इलीगल नेचर का माना जाएगा। सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा, कोई बिजनेस नहीं करने दूंगा, आप किसी को कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप किसी को मैरिज करने से रोक नहीं सकते। लीगल प्रोसीडिंग, आप किसी को किसी के खिलाफ कोई सूट फाइल करने से, केस फाइल करने से रोक नहीं सकते। आर द एग्जांपल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। तो ये सभी एग्जांपल थे वॉइड एग्रीमेंट के जिसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड माना गया है। तो 8 पॉइंट है हमारा सर्टेनिटी। द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट एंड नॉट वेग। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टर्म्स होती हैं वो सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, यानी वेग नहीं होनी चाहिए। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसकी जो टर्म और कंडीशन होगी वो बिल्कुल सर्टेन होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। सेक्शन 29 सेज एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ व्हिच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर वॉइड। मतलब सेक्शन 29 ने बोल रखा है ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं होगा या ऐसे एग्रीमेंट जो कैपेबल ही नहीं है कि उसका मीनिंग सर्टेन हो जाए तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। ए एग्री हुआ कि वो बी को बेचेगा 100 टन ऑयल। देयर इज नथिंग व्हाटएवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। तो ए ने बताया ही नहीं बी को कि वो किस टाइप का ऑयल उसे बेचने जा रहा है। ए ने बी को बोल दिया मैं तुम्हें 100 टन ऑयल बेचूंगा। तो यहाँ पर क्लियर ही नहीं है कि कौन सा टाइप का ऑयल बेचेगा। ऑयल तो कई टाइप के होते हैं, खाने का तेल बेच रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला तेल बेच रहा है, कौन सा तेल बेच रहा है क्लियर तो कर, आखिर कौन सा टाइप का तेल बेच रहा है। तो यहाँ पर टर्म और कंडीशन क्लियर ही नहीं है, कुछ टर्म्स क्लियर ही नहीं है, कुछ डिफाइन ही नहीं है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट जो है नॉट एनफोर्सेबल होते हैं क्योंकि ये वेग है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी। तो ए जो है अपनी कार बेचना चाहता है बी को फॉर ₹5,000 और 7,000। तो ए कह रहा है बी से मेरी कार खरीद लो 5,000 या 7,000 में। क्लियर ही नहीं कर रहा 5,000 या 7,000 क्या होता है, या तो 5,000 में बोल या तो 7,000 में बोल। तो इन दिस केस द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एज इट इज अनसर्टेन। Possibility of performance. The performance of an agreement must be possible. Section 56 says an agreement to do an act impossible in itself void. ऐसा एग्रीमेंट करो जिसकी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल हो। आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो अपने आप में इम्पॉसिबल है। कुछ भी उल्टे सीधे एग्रीमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कल को आप कहोगे मुझे 50,000 दे मैं तुझे उड़ के दिखाता हूँ, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। मैं कोई जादू चिराग निकाल के दिखाता हूँ, इम्पॉसिबल है। मैं सन पे जाकर दिखाता हूँ, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो आप इस टाइप के कोई भी एग्रीमेंट नहीं करोगे जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होंगे। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और लीगली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एट लॉ। एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्री टू बी टू डिस्कवर ए ट्रेजर बाय मैजिक इन कंसिडरेशन बी एग्री टू पे 10,000 टू ए। इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट एज इट्स परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ए बी को कह रहा है मैं तुम्हें जो है खजाना ढूंढ के दूंगा, बदले में 10,000 दे देना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आप ओरली भी कर सकते हो और राइटिंग में भी कर सकते हो। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा, और अगर आप राइटिंग में करते हो तो वो तो वैलिड होना ही होना है। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब वो बात अलग है कि उसको प्रूफ कैसे करोगे कल को, अगर कल को कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको उसको प्रूफ करना पड़ जाए, तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो प्रूफ कैसे होंगे, तो वो एक अलग टॉपिक है।
हमें तो पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। अब उसको प्रूव करने वाली बात वो यहाँ पर हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्कशन का पार्ट नहीं है कि आप उसको प्रूव कैसे करोगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, दोनों ही तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट वैलिड माने जाते हैं। However, if there is a provision in an law prescribing that contract should be in writing registered, then this formality of writing and registered should be followed. लेकिन अगर कोई लॉ के किसी प्रोविजन में बता रखा है, साफ साफ प्रिस्क्राइब करके बोल रखा है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट करना है वो राइटिंग में करना है और फिर उसको रजिस्टर्ड भी करवाना है, तो जो जो फॉर्मेलिटीज दे रखी हैं वो फॉर्मेलिटीज को आपको पूरा करना ही होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्ड दैट एन एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट मस्ट बी इन राइटिंग। सेक्शन 25 कहता है अगर आप एग्रीमेंट करते हो टाइम बार्ड डेट वाला, तो आपको टाइम बार्ड डेट का एग्रीमेंट राइटिंग में करना होगा। अब ये टाइम बार्ड डेट क्या होता है? टाइम बार्ड डेट क्या होता है मैं बताता हूँ। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से पैसा उधार लिया और पैसा उधार लिए हुए लगभग 5-6 साल हो गए। इंडिया के अंदर एक एक्ट काम करता है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। वो लिमिटेशन एक्ट कहता है अगर आपको उधार दिए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए तो आप उससे उस पैसे की रिकवरी नहीं कर सकते। क्योंकि आप 3 साल तक आपने रिकवरी क्यों नहीं की? 3 साल तक अगर आपके वो पैसे नहीं दे रहा था तो आपने उसके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब आप उस पैसे को छोड़ना चाहते थे, उससे लेना नहीं चाहते थे, रिकवर नहीं करना चाहते थे। तो अगर आपका डेट 3 साल से ज्यादा का हो गया, अगर आपका उधार 3 साल से ज्यादा का हो गया, तो वो टाइम बाद डेट बन जाता है। वो जो है अब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन बाई चांस जिसको आपने उधार दिया उसके मन में ऐसा कुछ जाग गया, वो आपके पास आया और आके बोला आपसे मैंने 4-5 साल पहले उधार लिया था, आज मैं उस उधार को चुकाना चाहता हूं, मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के अंदर मैं आपका उधार चुका दूंगा। और 1 महीना बीत गया फिर भी उसने आपका उधार नहीं चुकाया और अब वो दोबारा मुकर गया। अब आप कहोगे उसने जो है मुझसे 1 महीने पहले प्रॉमिस किया था, तो अब ये तो टाइम बार्ड नहीं है, ये तो 1 महीने पुराना करा हुआ प्रॉमिस है और वो इस बात से मुकर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर कोई टाइम बाद डेट की रिकवरी करनी है तो जब उसने आपसे प्रॉमिस किया था आपको उसी समय उससे राइटिंग में लिखवा लेना चाहिए था कि वो आपको टाइम बाद डेट चुकाने वाला है, आपको टाइम बाद डेट की रिकवरी होने वाली है। तो यहाँ पर कोई भी टाइम बाद डेट की रिकवरी होगी तो वो इन राइटिंग होगी, उसका एग्रीमेंट राइटिंग में बनेगा। और भी कई तरीके के लॉ होते हैं जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आर्बिट्रेशन एक्ट कहता है कि जब आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाओगे तो वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है राइटिंग में होना चाहिए। ये कौन कहता है? ये हमारा आर्टिकल 299 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अलग अलग तरीके के लॉ हैं जो ये कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने साफ बता रखा है, कोई अगर लॉ आपको स्पेशली प्रिस्क्राइब करे कि राइटिंग में होना चाहिए तो आप राइटिंग में कर लेना। बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ से आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहे राइटिंग में हो चाहे ओरल हो, दोनों ही इक्विवेलेंट वैलिड माने जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारा खत्म हो गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।